हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर से। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि बीम और फ्रेम के केस में हम लोग किस तरीके से डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स में दो तरह की इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट की जाती है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ये जो आपका होता है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेशन ये जो होता है ये होता है रिलेटेड टू फोर्स, यानी कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस और फोर्स हैं विच आर नॉट फाउंड बाय सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से आप कितने ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल रोटेशंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा एंड डेल्टा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा और डेल्टा को काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो ये दो तरह की इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना हम लोगों को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें किसकी? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की। ठीक है, तो आते हैं हम लोग स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के ऊपर। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम, किसके लिए? फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बीम और कॉलम दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, यानी कंबाइंडली स्ट्रक्चर है जिसमें बीम और कॉलम दोनों ही होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। अब इस फ्रेम के केस में डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी हमें कैलकुलेट करना होता है। देखो ये जो रिलेशंस है, फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलेस के ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, इसके ऊपर आप ध्यान ना दें। कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो फ्रेम के केस में सिर्फ एक पॉइंट ये आपको देखना है कि फ्रेम का जैसे ही आप कैलकुलेट करना चाहोगे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, तो आप इसको एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, क्या बनाना है हमें? ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। फ्रेम्स आर कट टू बी ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो ट्री होती है, पेड़ होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ट्री की जो रूट होती है वो एक होता है। ठीक है, एक रूट होती है और बहुत सारे उसके स्टेम्स होते हैं जो निकले रहते हैं, ब्रांचेज वगैरह। लेकिन उसका जो ग्राउंड कनेक्टिविटी होता है वो क्या होता है? एक ही रूट होता है जहां एक जगह से वो ग्राउंड से अटैच्ड होता है। तो हमें इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर में चेंजिंग करना होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखा दूँ आपको। जैसे मान लो कि हमारा ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये एक फ्रेम है। अब इस फ्रेम की ग्राउंड कनेक्टिविटी आप देखें तो इस वाले पॉइंट पर भी ये ग्राउंड से अटैच्ड है, सपोर्टेड है, और यहाँ भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, ग्राउंड से अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन जब भी एक ट्री को आप देखोगे तो इस ट्री में ट्रस लिख रहा था मैं, हाँ, जब भी आप ट्री को देखेंगे तो एक ट्री में एक ही आपका रूट्स होता है। जैसे ये आपका ट्री है तो ये आपके रूट्स हो गए और बाकी सारे इसके ये स्टेम्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्री बनाना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से इस स्ट्रक्चर को कट करेंगे, यहाँ से इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? कट करेंगे। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से कटिंग प्रोवाइड कर देते हो, कट कर देते हो, तो क्या होगा? ये वाली रूट जो है वो अलग हो जाएगी और ये वाली रूट भी इस स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कटिंग अगर प्रोवाइड करके हमें क्या करना है? सिंगल ट्री लाइक, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी ट्री में आप ये नहीं देखेंगे कि ये आपका ट्री है तो इस ट्री में कहीं इस तरीके से क्लोज्ड लूप बना हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ब्रांच ऐसे निकल के गया और वापस इसमें आकर के ऐसे टच हो गया, इस तरीके से आप नहीं देखोगे। ठीक है, जो ब्रांचेज होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं ट्री की, पेड़ की, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से गया और वापस घूम करके आकर के इससे टच हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरीके से हमें स्ट्रक्चर में भी, जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ्रेम है कुछ, ठीक है, ये आपका कुछ फ्रेम है और यहाँ पे लूपिंग बना हुआ है, तो आप क्या करोगे? देखो इस वाले ग्राउंड कनेक्टिविटी ये 1, ग्राउंड कनेक्टिविटी 2 और ग्राउंड कनेक्टिविटी 3, ये 3 कनेक्टिविटी हो गए। मैंने क्या किया कि एक सिंगल कट यहाँ पे लगाया, इस कट से इसको तो अलग कर दिया, यहाँ से काट दिया तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? अलग हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे एक कट कर दिया, एक कट, तो क्या इस कट करने से 2 और 3
2 और 3 कनेक्टिविटी अलग हुआ? नहीं, अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट से तो अलग हो गया, यहाँ तक हमने और इसको इधर तक अलग अलग कर दिया, लेकिन यहाँ से तो अभी भी अटैच्ड है ना, यहाँ भी क्या है, अभी भी आपका अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है यहाँ पे। तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, कट करना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो लूप आपका बना हुआ है, इस लूप को ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्री में इस तरीके के लूप जो है वो नहीं होते हैं, लूप जो है वो नहीं होते हैं। बस सिंपल सा इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यूं इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फ्रेम का डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि कुछ आपको रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अब ये रीस्ट्रेनिंग क्या होता है? तो रीस्ट्रेनिंग ये होता है कि जब आप ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी ग्राउंड कनेक्टिविटी को आप अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करते टाइम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेक करने के बाद उसकी गिरने की चांसेस होती है, यानी उसकी मूव ऑन करने की चांसेस होती है, उसमें रोटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखा दूं कि ये आपका फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि हिंज के पास रिएक्टिव मोमेंट 0 होता है, यानी यहाँ पे रिएक्टिव मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बॉडी जो है वो रोटेट कर सकता है। अभी ये 1 और 2 दोनों सपोर्ट आपस में कनेक्टेड हैं और ये ज्वाइंट भी है, तो इस पॉइंट से रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको कट करोगे, यहाँ से जैसे ही कट करोगे, तो ये स्ट्रक्चर 2 पार्ट में ब्रेक होगा, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से 2 पार्ट में ब्रेक होगा। तो अब यहाँ पे इंटरनल हिंज है और चूंकि ये वाला एंड आपका फ्री हो गया, ये कैसा हो गया, फ्री हो गया, तो ये यहाँ से ये मूव कर सकता है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ऐसे इजीली मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे तो रोटेशन होने लगा ना। और किसी भी ट्री में ऐसा नहीं होता कि उसका कोई भी एक ब्रांच पूरा इस तरीके से रोटेट कर रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ रिजिडिटी प्रोवाइड करना होगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपको फ्रेम में कटिंग प्रोवाइड करके और ज़रूरत के हिसाब से जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करा करके हमें उसको क्या बनाना है, रिजिड बनाना है, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा, इसको बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं, रीस्ट्रेनिंग। अब किस सपोर्ट पे कितने नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर आपको सपोर्ट का आइडिया होगा कि सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप होते हैं। जहां रिएक्शन डेवलप होगा वहां उस डायरेक्शन में रीस्ट्रेन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन डेवलप हो रहा है तो वो रजिस्ट करेगा लोड को। लेकिन अगर जहां रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा है तो रिएक्शन तो है नहीं, तो जो आने वाला लोड होगा उसको रजिस्ट करने वाला, उसको रोकने वाला कोई होगा ही नहीं। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा। क्लियर है? तो अगर आपने सपोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप सपोर्ट वाला वीडियो जा करके देख लें, फिर इस पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां हमें देखना है रीस्ट्रेनिंग। अब फिक्स्ड सपोर्ट में कितने रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो देखो ये सपोर्ट कैसा है, फिक्स्ड है, इसी को तो बोलते हैं कैसा सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है। अब इस फिक्स सपोर्ट पर आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी थीटा और कोई भी डेल्टा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में ना तो थीटा आएगा और किसी भी डायरेक्शन में ना तो डेल्टा आएगा। इट मींस यहाँ पे रीस्ट्रेनिंग कितना हो जाएगा, 0। कोई भी रीस्ट्रेन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो स्ट्रक्चर 2D में हो या वो स्ट्रक्चर 3D में हो। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग हिंज सपोर्ट पर कितना होगा, हिंज सपोर्ट पर। अब ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। आपको पता है कि हिंज सपोर्ट पे वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, यानी ना तो यहाँ पे डेल्टा वाई होगा और ना ही यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो होगा क्या, तो यहाँ पे मोमेंट 0 होता है,
यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट जीरो होता है, यानी रिएक्टिव मोमेंट, रोकने वाला मोमेंट, रिएक्टिव मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अप्लाइड मोमेंट यानी आपने अगर यहाँ पे लोडिंग प्रोवाइड कर दिया तो इसकी वजह से ये जो मेंबर है आपका, ये जो मेंबर है ये आसानी से इस तरीके से इधर या इधर इस तरीके से ऐसे रोटेट हो सकता है, क्योंकि रिएक्टिव मोमेंट, रोकने वाला मोमेंट क्या है, जीरो है। तो अगर ये रोटेट हुआ तो थीटा तो डेवलप होगा ना, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, थीटा डेवलप होगा। तो इस थीटा को रोकने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, हमें यहाँ पे रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा। क्लियर है? तो कितने नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, एक। कितने नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एक। किसमें, 2D की बात कर रहा हूं मैं, 2D में। अगर आप यही चीज 3D में देखेंगे, 3D में, तो 3D में यहां पे Rx भी जनरेट होगा, Ry भी जनरेट होगा और Rz भी जनरेट होगा, तीनों ही डायरेक्शन में रिएक्शंस आपके जनरेट होंगे। तो ना ही यहाँ पे कोई डेल्टा x आएगा, ना ही डेल्टा y आएगा और ना ही डेल्टा z आएगा, इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। और जब डेवलप होगा नहीं तो रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर मोमेंट तो जीरो है ना, हर डायरेक्शन का मोमेंट जीरो है, यानी यहाँ पे mx भी जीरो है, यहाँ पे my भी जीरो है और यहाँ पे mz भी जीरो है। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब थीटा x भी यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ, थीटा y भी कुछ ना कुछ आएगा और थीटा z भी कुछ ना कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है? तो रीस्ट्रेनिंग यहाँ पे कितना प्रोवाइड करना होगा, तीनों डायरेक्शंस के थीटा को हमें क्या करना होगा, रोकना होगा, रीस्ट्रेन प्रोवाइड करना होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल सा स्टेप है, किसी भी फ्रेम का डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि पहले उसको एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमें बनाना है, और ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी उसके अंदर लूप नहीं होना चाहिए और कोई भी उसका पार्ट जो है वो मूव ऑन नहीं करना चाहिए, हमें उसमें रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये रीस्ट्रेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो आप बाहर से लगा रहे हो ना, ये तो स्ट्रक्चर में था नहीं, ये आप क्या कर रहे हो, बाहर से अप्लाई कर रहे हो। तो जो चीज हम एडिशनल ऐड करेंगे, जो चीज हम एडिशनल ऐड करेंगे उसको तो इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना। ठीक है, इक्वेशन में क्या कर लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर में था ही नहीं, ये तो मैंने अपने मन से बाहर से क्या किया है, ऐड करा है। क्लियर है? चलिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब बात आती है रीस्ट्रेनिंग किसकी, रोलर सपोर्ट की, कि रोलर सपोर्ट पे आप कितने नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पता है रोलर सपोर्ट चाहे 2D में हो या रोलर सपोर्ट आपका 3D में हो, एक ही रिएक्शन डेवलप होगा यहाँ पे, वर्टिकल केवल और केवल कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा, एक। ठीक है, तो बाकी के जितने भी डायरेक्शंस हैं उन सारे डायरेक्शन में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी तो होगी ही होगी। तो अगर मैं 2D की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे डेल्टा वर्टिकल डायरेक्शन में, डेल्टा किस डायरेक्शन में, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेल्टा हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन में ये तो आएगा ना, और यहाँ थीटा तो आएगा ना। तो यहाँ पे रीस्ट्रेनिंग 2D में आपको कितना प्रोवाइड करना होगा, 2। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दोनों आ रहा है तो इनको रोकने के लिए हमें रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर 3D की बात कर दें तो ये वाला वर्टिकल रिएक्शन डेवलप है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आपका डेल्टा नहीं आएगा, लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड ये दोनों आएंगे, और यहाँ पे थीटा के तीनों ही डायरेक्शन में एक्स वाई जेड ये तीनों आएंगे। तो हमें टोटल कितना, 3 to 5, यानी टोटल रीस्ट्रेनिंग कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 5। गॉट इट? बहुत ही आसान है नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग। जहां भी रिएक्शन डेवलप हुआ वहां रीस्ट्रेन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहां रिएक्शन नहीं डेवलप होगा हमें नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग वहीं पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप इन चीजों को समझ गए हैं तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो ये कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, कभी कभी गेट के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन अरेंजमेंट्स को लगा करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है बच्चों को। ठीक है, तो इन अरेंजमेंट्स को जरा एक बार समझ लेते हैं। अगर ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसको हम लोग शियर रिलीज अरेंजमेंट बोलते हैं। इसको कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, शियर रिलीज अरेंजमेंट। शियर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि देखो जब भी आपका यहाँ से ऊपर से लोडिंग वगैरह इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो ये गाइडेड रोलर है। ये कौन सा रोलर है, गाइडेड। ठीक है, ये क्या है आपका, गाइडेड रोलर। अब ये गाइडेड रोलर है तो इस वाली पोजीशन से ये ऐसे मूव कर सकता है।
ठीक है, इस तरीके से मूव कर सकता है। तो जब भी ये लोड यहाँ पे आएगा तो इस लोड की वजह से ये वाला पोर्शन, जो इधर वाला पोर्शन है ये वाला, इस लोड की वजह से ये इस तरीके से अप एंड डाउन शिफ्ट हो सकता है, यानी इस लोड का ट्रांसफॉर्मेशन इधर में नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो लोड है इस पूरे मेंबर के लिए देखोगे तो ये तो शियर फोर्स है। ठीक है, ये तो कैसा है, शियर फोर्स है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, चूंकि ये शियर फोर्स है तो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे आपने लोड प्रोवाइड किया तो ये लोड इधर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहीं से ये क्या हो रहा है, मूव ऑन कर जा रहा है। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता, ऐसा स्ट्रक्चर होता सॉरी, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो जैसे ही आप यहाँ पे लोड लगाते तो ये लोड यहाँ भी काउंट होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, हर जगह इसकी इफेक्ट ट्रांसफर होती, इस लोड का जो इफेक्ट होता है वो हर जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे लोड इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि शियर फोर्स रिलीज अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर फोर्स रिलीज अरेंजमेंट है। ओके, बात समझ में आ रही है? अब आगे समझते हैं, इस अरेंजमेंट पे रीस्ट्रेनिंग कितना प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इस अरेंजमेंट पे रीस्ट्रेनिंग कितना प्रोवाइड करना होगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, ये डेल्टा आ सकता है, यानी डेल्टा जो वर्टिकल डायरेक्शन में है इसको रोकने के लिए हमने ये रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया। अगर इसी अरेंजमेंट को मैं इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोवाइड कर दूं तो उसको एक्सियल अरेंजमेंट बोलेंगे, एक्सियल, लाइक दिस। ये कैसा है आपका, एक्सियल फोर्स रिलीज अरेंजमेंट। ठीक है, यहां पे भी कितना होगा, एक, क्यों, क्योंकि अगर लोड यहां से लगता है ऐसे तो ये ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट आपको कहीं भी दिखता है पूरे आपके स्ट्रक्चर में, तो वहां पे नंबर ऑफ रीस्ट्रेनिंग एक हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हो आप। क्लियर है? चलिए अब कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। ये रहा पहला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस फ्रेम का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या बनाना है, मैंने क्या बताया था आपको, क्या बनाना है, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हमें ये बनाना है। इसके लिए हमें इस कनेक्टिविटी को अलग अलग करना है, क्योंकि ट्री में कभी भी दो कनेक्टिविटी नहीं होते हैं। तो मैंने एक कट सिंपल यहाँ पे लगा दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए। एक कट सिंपल लगा दिया, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ds की वैल्यू कोई पूछेगा मेरे से तो मैं कितना बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, एक कट आपने लगाया और आपको पता है कि रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, पहले मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के मेंबर के अंदर, ठीक है, अगर एक मेंबर को मैं कट करता हूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स कितने आएंगे, 3। कौन कौन सा, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और मोमेंट। ठीक है, तो मैंने एक कट लगाया है तो नंबर ऑफ अननोन्स मुझे कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो एक कट है तो 3 मिलेंगे और ds की वैल्यू कितनी हो गई, 3। आंसर कितना हो गया, 3। क्लियर है? इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में अगर आपको ds कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ क्या करोगे, कट करोगे। एक सिंपल सा कट लगाया, कट करने के बाद ये दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बता कर दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरफ का बनेगा ये। अब देखो कि ये वाला पॉइंट तो रिजिड है, ये पूरा का पूरा आपका रिजिड है, लेकिन ये इस वाले पॉइंट से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ये तो यहाँ से रोटेट कर जाएगा ना ऐसे, तो रोटेशन को रोकने के लिए आप यहाँ पे रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। और ये रीस्ट्रेनिंग कितना आप प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक रीस्ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे एक थीटा आएगा, यहाँ पे एक थीटा आएगा। वर्टिकल नहीं आ सकता, ना डेल्टा x आएगा और ना ही डेल्टा y आएगा, इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्या, थीटा। इस थीटा को रोकने के लिए एक रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दिया। कट कितना किया, एक, तो एक कट पर अननोन्स कितने, 3 होंगे। 3 में से एक तो हमने यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दिया, तो इसको माइनस कर लेते हैं अब। तो बचा कितना, 2। तो इसका ds कितना हो जाएगा, अगर इसका ds पूछा जाएगा तो कितना, 3 - 1। आंसर कितना, 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके, देखो फॉर्मूला है, बुक में फॉर्मूला गिवन है, हैंड जो आपका हैंड नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूला बुक हैं, सब में आपको ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, कि फ्रेम का, बीम का, ट्रस का, डीएस डीके का कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला गिवन है, लेकिन वो फार्मूला लास्ट टाइम आप तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में वो फार्मूला याद नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे जो कि ऑल द टाइम हमारे माइंड में रहेगा और हम कभी भी इसको अप्लाई करके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। अब इस सवाल का आंसर आपको बताना है, सिंपल सा है, फटाफट कैसे, एक कट लगाया तो ds का वैल्यू 3 होना चाहिए, लेकिन रीस्ट्रेनिंग यहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्या? नहीं। यहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्या? नहीं। यहां प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पे रीस्ट्रेनिंग कितना प्रोवाइड कर दें, हमें ये देखना है। तो बॉस इंटरनल हिंज है ये कैसा है? इंटरनल हिंज। और इंटरनल हिंज पे रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड कैसे करते हैं? तो इंटरनल हिंज पे रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका ये है कि हम यहाँ देखेंगे कितने मेंबर इस पर आके मिल रहे हैं, इस ज्वाइंट पर, ये जो आपका ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर कितने मेंबर आकर के मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेंबर 1 और ये हो जाएगा मेंबर 2। यहाँ पे 2 मेंबर आकर के मिल रहे हैं, तो 2 - 1, 2 - 1 यानी रीस्ट्रेनिंग कितना हो जाएगा? एक रीस्ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा, तो एक यहाँ से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले का डीएस कैलकुलेट करना है, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। डीएस कैसे कैलकुलेट होगा? कट लगाया, 3 होना चाहिए, एक रीस्ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड किया, एक, और एक रीस्ट्रेनिंग यहाँ, आर यहाँ भी कितना? 1, और आर यहाँ भी कितना? 1, यानी एक और एक 2 हो गए टोटल, -2। आंसर कितना हो गया? 1। ये आंसर आपका हो गया। बात समझ में आ रही है? फटाफट देखते रहेंगे। इस वाले में हमें डीएस कैलकुलेट करना है, इसका डीएस कैलकुलेट करना है। एक यहाँ लगाया, दोनों कट्स, एक इसकी वजह से दोनों सपोर्ट्स अलग अलग हुए क्या? नहीं हुए अभी। एक और कर दिया, क्या अब अलग हो गए? अभी भी नहीं हुए। एक और लगा दिया, अब अलग हो गए? जी हाँ, बिल्कुल अलग हो गए। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, आफ्टर कट करने के बाद इस तरीके का कुछ दिखेगा, अलग अलग हो गए। अगर ये वाला कट नहीं लगाते, अगर ये नहीं लगाते, तो ये तो आपस में कनेक्ट रहता ना। ठीक है, तो यहाँ पे डीएस कितने होने चाहिए? तो एक कट पे 3 अननोन्स होते हैं, यहाँ भी 3 अननोन्स, यहाँ भी 3 अननोन्स, टोटल कितने हो गए? ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बता दें कि कितना आएगा इसका डीएस। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, और इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।